हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर सेकंड शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पर आधारित जो टॉपिक है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। पारित की अगर डेट पूछी जाती है तो 26 नवंबर 1949। अगर प्रभावी कब हुआ मतलब लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू हुआ। सेकेंड पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान दिवस के रूप में कौन सी डेट घोषित हुई थी तो 26 नवंबर 1949 जो है वो भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित हुई। थर्ड पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन पूछा आता है कि जो पहली बैठक हुई उसमें जो अस्थाई अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। तो पूछा आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे और उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीनों ही बैठक जो है तीनों ही बैठक 1946 को हुई। एक हुई 9 दिसंबर को, दूसरी हुई 11 दिसंबर को और तीसरी हुई 13 दिसंबर को। जिसमें जो तीसरी बैठक थी जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पेश किया गया था। ठीक है, लागू नहीं किया गया था, पेश किया गया था। कब? जो तीसरी बैठक थी उसमें नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। ठीक है, कब अपना लिया? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। मतलब तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को वो लागू कर दिया गया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई है। किसके आधार पर? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जो कि 29 अगस्त 1947 में गठित की गई थी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जो कि कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब लागू किया गया था? 22 जनवरी 1947 को लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या
कितनी निर्धारित की गई थी? तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 389 निर्धारित की गई थी और संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया और 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। मतलब कितनी महिलाएं टोटल थी? 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। टोटल कितने लोग थे? 389। नेक्स्ट है प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो प्रस्तावना है उस पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, यह संविधान का अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है जो प्रस्तावना है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर आधारित थी और उद्देश्य प्रस्ताव को कब लागू किया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। किसे? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं और यह संविधान का अभिन्न अंग है। कौन अभिन्न अंग है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अगर ये पूछा जाए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में आया था उसमें उद्देशिका में क्या शब्द जोड़े गए? कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है इसमें 6 मूल सिद्धांत थे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। अगर पूछा जाए कि संविधान में कितने मूल सिद्धांत थे तो 6 मूल सिद्धांत थे। और कौन से शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब आया था? 1976 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा का स्तर। शिक्षा के स्तर की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान ने शिक्षा के विषय में कौन कौन से अनुच्छेद दिए हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? संविधान की प्रमुख सूचियां कितने प्रकार की थी? पहला था संघ सूची, दूसरा है राज्य या प्रांतीय सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है वो किस सूची के अंतर्गत आता है तो किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, जो कि संविधान में जो 3 सूचियां हैं उसमें जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान आता है। इस सूची के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब अगर निर्णय लेने की बात आती है तो जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों ही, समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही निर्णय ले सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा स्थिति में बदलाव कर सकती हैं अपने अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार और अब तक केवल एक बार संशोधन करके उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल कौन सा है? 21 का। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल कौन सा है? 21 का। के तहत क्या है?
राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है, जो राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में यह धारा 45 थी, जिसे 2002 में परिवर्तन किया गया था। जो आर्टिकल 21 का है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। जो 21 का आर्टिकल है हमारा वो किससे संबंधित है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो 21 का है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत क्या बताया गया है कि जो राज्य है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो समस्त बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जो राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह धारा कौन सी थी? 45 थी। बाद में इसमें 2002 में परिवर्तन कर दिया गया था और क्या जोड़ दिया गया था? 21 का, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बात की गई है कि निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है भाषागत सुरक्षा। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण है। ठीक है, अगर पूछा जाए जो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 29A में क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय या वर्ग अपनी क्षेत्रीय भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अगर क्वेश्चन में आपके ये आ जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय या वर्ग अपनी क्षेत्रीय भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 29A के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय या वर्ग जो है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29B क्या कहता है कि इसके अनुसार केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगर किसी की जाति, धर्म और संस्कृति इसके आधार पर किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है, मतलब जो शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है, उसमें प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, उसकी संस्कृति क्या है इससे मैटर नहीं करता, उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 29B। और 29 जो है वो किसकी बात करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण की बात करता है। इसमें दोनों में 29A और 29B में अल्पसंख्यक की बात की गई है, उनके संरक्षण की बात की गई है कि अल्पसंख्यक जो 29B था उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और 29A क्या कहता है कि कोई भी अपनी भाषा जो है, भाषा, लिपि और संस्कृति को कोई भी अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा। इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 30 में? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकार प्राप्त कराता है। मतलब ये जो अनुच्छेद है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक को देता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने अनुसार शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार द्वारा उसे अनुदान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है, जो 30 अनुच्छेद है उसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। इसके लिए उससे सरकार द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 30A। इसके अनुसार क्या है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके पास यह अधिकार है कि वह अपने अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन कर सके। 30B के अनुसार क्या है कि इसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें उसे किसी धर्म, जाति, भाषा एवं संस्कृति हेतु प्रावधान का सामना नहीं करवाया जाएगा, उसे शैक्षणिक संस्थान हेतु अनुदान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर उसे शैक्षणिक संस्थान खोलना है तो उसके अनुदान में उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है आर्टिकल 15। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
15 क्या कहता है अनुच्छेद कि जो राज्य है वो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी धर्म या किसी भी जाति का हो, उसका जन्म स्थान क्या हो, इसके आधार पर जो राज्य होगा वो उससे भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के उन्मूलन की घोषणा की गई। किस अनुच्छेद के द्वारा? 17। तो जो अनुच्छेद 17 है वो क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का उन्मूलन। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। कोई भी समाज या व्यक्ति द्वारा इसे बढ़ावा देने पर उसे कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है। और जो अनुच्छेद 15 है वो किसकी बात करता है कि किसी भी नागरिक जो है वो किसी भी धर्म, जाति, वंश, उसका जन्म स्थान क्या है, इसके आधार पर उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा। आर्टिकल कौन सा है? 45 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि इसके तहत राज्य द्वारा प्रारंभिक अवस्था क्या हो गई? 0 से लेकर 6 वर्ष। देखिए 6 से 14 की बात जो है वो 21 का करता है। ठीक है, जो 21 का है, अनुच्छेद 21 का है, वो 6 से लेकर 14 वर्ष की बात करता है। लेकिन जो 45 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45 है, वो बात करता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की। 0 से 6 वर्ष में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के उपबंध कराने का प्रयास किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है विधिवत आंगनबाड़ी का गठन किया गया है। राज्य द्वारा विधिवत आंगनबाड़ी का गठन किया गया है। तो 45 क्या कहता है कि इसके तहत जो राज्य द्वारा प्रारंभिक अवस्था है 0 से 6 वर्ष में छोटे बच्चों की देखभाल और उनका जो शिक्षा का प्रबंध है उसका प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा। तो धर्मनिरपेक्षता की जो शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है? 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक है। तो आर्टिकल 25A की बात करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसके प्रति प्रचार प्रसार करने के पूर्ण स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 25A में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28B। 28B में क्या कहा गया है कि इस धारा के अनुसार इस विधि द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं दिए जाने का प्रावधान है। मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, धर्म के आधार पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऐसे किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है। ठीक है, कि धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा। किसी धर्म को लेकर अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, इस टाइप की जो शिक्षा है उसके आधार पर बताया गया है कि धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा। अर्थात इसके अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय में पाठ्यक्रम के स्थान पर धर्म संबंधी पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, कि ये धर्म ऊंचा है, ये धर्म ऐसा है, ठीक है, तो इसकी पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। मतलब धार्मिक शिक्षण की पढ़ाई, धर्म के आधार पर जो धर्म संबंधी पढ़ाई होती है वो नहीं कराई जाएगी 28B के अनुसार। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। इस आर्टिकल के अनुसार राज्य चाहे तो वह कृषि व पशुपालन का संगठन करने, दलों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठा सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है, इस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य जो है स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं के संरक्षण किया जाएगा। मतलब इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान होते हैं, स्मारक होते हैं, संसद होता है, उनका संरक्षण की बात कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 49 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, ठीक है, संसद हैं, उनकी वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका संबंध जो है वो अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए अनुच्छेद 21 का से है। इस नया अनुच्छेद जो 21 का है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, राज्य को
क्या संबंधित है, इसमें क्या लिखा हुआ है 21 का में कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। ठीक है, तो 21 का जो है वो शिक्षा से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि 6 साल से कम 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल जो होगी उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसमें? 45 में। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल का नहीं होता। मतलब 0 से 6 वर्ष तक की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, वो तब तक शिक्षा की व्यवस्था करता रहेगा उसके लिए जब तक कि बच्चा जो है वो 6 साल का नहीं हो जाता। तो 0 से 6 वर्ष की बात करता है 45 अनुच्छेद, और 6 से 14 साल तक की बात कौन करता है? 21 का। अब संविधान का अनुच्छेद है 51A। इसमें क्या कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य में संशोधन करके एक नया मूल कर्तव्य के जोड़ा गया है। ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, तो मौलिक कर्तव्य में संशोधन करके एक नया मूल कर्तव्य के जोड़ा गया है। इसमें 6 साल से 14 साल तक की जो आयु के बच्चों के जो माता पिता हैं या अभिभावक हो गए या संरक्षण हो गए, उनको अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मातृभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 350A में सुरक्षित रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, जो उनकी क्या है, एक विशिष्ट भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसे उनका संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद जो 350 है उसके भारत के संविधान 1950 का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे संविधान जो 7वां संशोधन करके 1956 द्वारा डाला गया। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत के संविधान का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार व उत्थान करे। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 120। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को सदन में अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने विचारों को मातृभाषा में भी संबोधित कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? 120 अनुच्छेद। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। प्रारंभ में भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 45 में की गई थी सबसे पहले, कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समयावधि के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करेगी। तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के प्रयास शुरू कर दिए गए। सबसे पहले इसमें जो ये बात है वो अनुच्छेद 45 में की गई थी, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन कर दिया गया। फिर क्या हुआ? आगे चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया। 21 का कैसे जोड़ा गया? 86 में संविधान संशोधन द्वारा 21 का जोड़ा गया, जो कि बताता है कि राज्य जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित था 6 से 14 वर्ष तक की। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद
86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग जो 4 का है उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जो 4 का है, 4 का है, उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया मूल कर्तव्य 51 टा के जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी जो थी उसको 51 के जोड़ा गया, जो इस प्रकार से है कि माता पिता या अभिभावक अथवा कोई संरक्षक हो जो बच्चे का पालन पोषण कर रहा हो, उसको अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 है उसमें 2 संशोधन किए गए। पहला उसने अनुच्छेद 21 का जोड़ा जो कि शिक्षा से संबंधित था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, और दूसरा जोड़ा जो 4 का में मूल कर्तव्य वर्णित हैं उसमें 51 टा मतलब के जोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपके शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।